नमस्कार, खबरें फटाफट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और इस शो में हम सिर्फ आधे घंटे में आपको शेयर बाजार, कमोडिटी, इकोनॉमी, देश दुनिया, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। बाजार में आज सपाट कारोबार देखने को मिला। निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 110 अंक फिसलकर 24,100 के पास सपाट बंद हुआ। बाजार को आईटी और ऑटो शेयरों से मिला सपोर्ट, वहीं बैंक और रियल्टी शेयरों ने सबसे ज्यादा दबाव बनाया। एचडीएफसी बैंक, इटर्नल, एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। वहीं एचसीएल टेक, इंटरग्लोब एविएशन, विप्रो, मारुति और बजाज फाइनेंस के शेयर में आज सबसे ज्यादा खरीदारी रही। निफ्टी आज सपाट बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में 250 अंकों की गिरावट रही। 57,600 के पास हुआ बंद। इंडेक्स के 14 में से 8 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। इंट्राडे में निफ्टी बैंक आज 57,420 के निचले स्तर पर पहुंचा, लेकिन वहां से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। यस बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक में आज अच्छी खरीदारी रही, लेकिन दिग्गज एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 1% गिरकर बंद हुआ। आईटी शेयरों में आज तेजी देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब आधे % से ज्यादा चढ़कर हुआ बंद। इंडेक्स के सभी 10 शेयर हरे निशान में बंद होने में हुए कामयाब। नतीजे आने से पहले एचसीएल टेक और विप्रो के शेयर में करीब 2% की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। वहीं टेक महिंद्रा, एम्फेसिस और इंफोसिस का शेयर भी 1% की बढ़त पर हुआ बंद। रियल्टी शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इंडेक्स के 10 में से 6 शेयर आज लाल निशान में हुए बंद। फिनिक्स मिल्स, प्रेस्टीज एस्टेट और डीएवलीफ का शेयर करीब 1 से 2% गिरकर हुआ बंद। वहीं आदित्य बिरला रियल एस्टेट और लोढ़ा डेवलपर्स में 1 से 2% तक की बढ़त रही। ईएमएस शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। डिक्सन टेक के शेयर में करीब 5% की तेजी के साथ कारोबार हुआ। सेमीकंडक्टर सेक्टर को पीएलआई स्कीम मंजूरी मिलने से ईएमएस शेयरों में ये खरीदारी देखने को मिली। डिक्सन टेक के अलावा केन्स टेक का शेयर भी आज करीब 3% तक चढ़ा। कैबिनेट ने कल सेमीकंडक्टर 2.0 के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए भी कैबिनेट ने करीब 62,500 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। स्विगी के शेयर में आज इंट्राडे में अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि बाद में शेयर सिर्फ 1% की तेजी पर बंद हुआ। दरअसल स्विगी इंस्टामार्ट अब करेगी एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी और इसको लेकर कंपनी ने एचपीसीएल के साथ करार किया है। स्विगी इंस्टामार्ट पर 5 किलो और 10 किलो के सिलेंडर्स उपलब्ध होंगे और ये डिलीवरी सिर्फ आधे घंटे से 45 मिनट में करने की कोशिश होगी। देश में पहली बार किसी क्विक कॉमर्स ऐप के जरिए ऑन डिमांड एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी शुरू हो रही है। एबीबी इंडिया के शेयर में आज करीब 7% की शानदार तेजी देखने को मिली और ये 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा। पैरेंट कंपनी एबीबी ग्लोबल की मजबूत तिमाही नतीजों के बाद एबीबी इंडिया में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। क्वार्टर 2 में एबीबी ग्लोबल के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 14% की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं एबिडा में करीब 20% की ग्रोथ रही, जबकि ऑर्डर बुक में 30% का उछाल देखने को मिला और इसी दौरान कंपनी का मार्जिन भी बढ़ता हुआ नजर आया। मिसेस बैक्टर्स फूड के शेयर में आज करीब 15% की शानदार तेजी रही। अबेकस इन्वेस्टमेंट के हिस्सेदारी खरीदने की खबर से कंपनी के शेयर में ये तेजी आई। कंपनी में अबेकस इन्वेस्टमेंट ने मिसेस बैक्टर्स फूड में 169 रुपए प्रति शेयर के भाव पर करीब 1% की हिस्सेदारी खरीदी है। खराब नतीजों से आज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का शेयर 11% तक टूट गया। पहली तिमाही में कंपनी के मुनाफे में करीब 46% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। 2 बड़े फायर क्लेम और ज्यादा मोटर थर्ड पार्टी रिजर्व के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजों पर भी असर दिखा।
पार्टी क्लेम के लिए रिजर्व बढ़ाएंगी। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एमएससीटी केस के लिए गृहिणियों की मिनिमम नेशनल इनकम करीब 30,000 रुपए प्रति महीने मानी जाए। साथ ही गृहिणियों की मृत्यु पर मिलने वाला मुआवजा भी बढ़ेगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने Q1 में करीब 165 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है। इसके अलावा टीपी क्लेम के लिए रिजर्व बढ़ाएंगी कंपनियां। क्लेम बढ़ने से कंपनियों का लॉस रेशियो बढ़ने की भी आशंका है। आईटी कंपनी विप्रो और टेक महिंद्रा ने भी आज अपने पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। विप्रो के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे, वहीं टेक महिंद्रा के नतीजे मिले जुले आते हुए नजर आए। तिमाही आधार पर विप्रो का मार्जिन करीब 17.2% से घटकर 15.6% पर रहा, जो कि 4 साल के निचले स्तर पर फिसला। वहीं मुनाफा और आय में भी गिरावट देखने को मिली है। टेक महिंद्रा की बात करें तो मार्जिन और आय अनुमान से बेहतर रही, लेकिन मुनाफा अनुमान से कमजोर आया। सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल ने कारोबारी साल 2026-27 के Q1 के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने फाइलिंग में जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और घाटे से मुनाफे में वापसी की है। कंपनी को सालाना आधार पर 456 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले 377 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। कंसोलिडेटेड आय करीब 5,487 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,698 करोड़ रुपए रही। वहीं 537 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले 504 करोड़ का एबिटा यहां पर आता हुआ नजर आया। एबिटा मार्जिन की बात करें तो 6.6 पर बिना बदलाव के बरकरार रहा। आईटीसी होटल्स ने भी अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का मुनाफा 133 करोड़ रुपए से बढ़कर 180 करोड़ रहा। आय 816 करोड़ रुपए से बढ़कर 936 करोड़ रुपए रही। वहीं एबिटा 245 करोड़ से बढ़कर 292 करोड़ आता हुआ नजर आया। मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस कल अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी करेगी। नतीजों को लेकर अनुमान है कि तिमाही और सालाना आधार पर स्थिर ग्रोथ रह सकती है। O2C, रिटेल और जियो से सपोर्ट मिलेगा। अपस्ट्रीम कारोबार कमजोर रह सकता है। मजबूत GRMS से OTC एबिटा में बढ़त का अनुमान है। गैस उत्पादन घटने से ऑयल एंड गैस कारोबार पर दबाव की आशंका है। हाइपर लोकल डिलीवरी विस्तार से रिटेल मार्जिन्स पर भी असर दिख सकता है। इसके साथ ही जियो पर नजर रहेगी। रेवेन्यू में 2% की बढ़त के साथ 34,200 करोड़ रहने का अनुमान आया है। आरपू 215 से 216 रुपए के बीच रह सकता है और जियो की वैल्यूएशन और संभावित लिस्टिंग पर मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अहम होगी। हीरो मोटोकॉर्प ने केएसआर ग्रुप के साथ साझेदारी कर जर्मनी में आधिकारिक एंट्री ले ली है। कंपनी वहां यूरो 5+ मानकों वाली X+200 4V और X+200 Pro लॉन्च करेगी। इसके साथ ही जर्मनी हीरो मोटोकॉर्प का 5वां यूरोपीय बाजार और दुनिया का 53वां देश बन गया है, जहां कंपनी की मौजूदगी होगी। सोने की कीमतों में आज लगातार तीसरे दिन कमजोरी देखने को मिली। M6 पर सोना आज फिर से करीब 350 रुपए टूटकर 1,41,500 रुपए तक पहुंचा। वहीं कॉमेक्स गोल्ड भी करीब आधे % की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। चांदी की कीमतों में भी दबाव देखने को मिल रहा है। M6 पर चांदी करीब 1% टूटकर 2,19,700 रुपए के भाव तक पहुंची। वहीं कॉमेक्स सिल्वर में भी करीब आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है। $57 के करीब फिलहाल कारोबार करता हुआ। अमेरिकी ईरान टेंशन के चलते कच्चे तेल की कीमतों में लगातार चौथे दिन भी तेजी बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड करीब $85 प्रति बैरल के पास कारोबार कर रहा है। गिरावट के साथ $2.9 के करीब कर रही कारोबार। वहीं M6 पर नेचुरल गैस करीब 1% गिरकर 281 रुपए के पास है।
23 अगस्त से अखिलेश यादव शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी साल में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अब अग्रेसिव मोड में आ चुकी है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव यूपी चुनाव की तैयारी के लिए जल्द ही रथ यात्रा पर निकल सकते हैं। खबरों के मुताबिक अखिलेश यादव बुलंदशहर के चुनावी कैंपेन की शुरुआत करेंगे। 20 जुलाई के बाद पश्चिम यूपी के नेताओं के साथ बैठक के बाद चुनावी यात्रा का ब्लूप्रिंट तैयार होगा। इस बार भी अखिलेश यादव रथ पर सवार होकर चुनावी कैंपेन में उतरेंगे। आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर। यूपी के रामपुर में आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बार उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने यूनिवर्सिटी परिसर में 40 में से 38 बिल्डिंग को ढहाने का आदेश दिया है। आरोप है कि यूनिवर्सिटीज की इन 38 बिल्डिंग में बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया गया और 2 भवनों को जिला पंचायत से अनुमति लेकर निर्माण कराया। यूनिवर्सिटी में बने 38 भवनों को हटाने के लिए जौहर ट्रस्ट को 15 दिन का समय दिया है। यूपी के मिर्जापुर में भारी बवाल हुआ। कि आज सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक का टायर फटने से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक एक घर में जा घुसा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना से नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और सड़क जाम कर दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को समझाने गई पुलिस पर भी लोगों ने पथराव किया। आक्रोशित लोगों ने कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। पथराव में एक दरोगा और 4 सिपाही भी घायल हुए। अगली खबर भी यूपी से ही जुड़ी हुई है। यहाँ यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। मुजफ्फरनगर जिले में दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर एक पिकअप वाहन ने कांवड़ से टक्कर होने से नाराज कांवड़ियों ने एक ग्रुप ने वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना बुधवार रात पुरकाजी कस्बे के खादर चौक के पास की है। फिलहाल पुलिस ने पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी कभी भी अपनी रिपोर्ट अब सरकार को सौंप सकती है। खबर है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट से जुड़ी कई अहम बातें सामने रखी है। खबरों के मुताबिक चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की भूमिका की जांच भी हुई है। रिपोर्ट में चोरी की साजिश, जिम्मेदार लोगों की भूमिका और आगे की कार्रवाई को लेकर अहम खुलासे होने की संभावना है। एसआईटी की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद योगी सरकार कानूनी कार्रवाई पर फैसला करेगी। आज से जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा शुरू हो गई है, जो कि ओडिशा के पुरी शहर में निकाली जाती है। इस दिन पुरी की बड़दंडा पर सजे विशाल रथ लाखों श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर मंदिर से बाहर निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। इस दौरान भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। लोक परंपरा में गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। तीनों देवता गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहेंगे। 24 जुलाई को बहुड़ा यात्रा से मुख्य मंदिर लौटेंगे। इसके बाद भगवान 2 दिनों तक मंदिर के बाहर रथ पर ही रहेंगे और 27 को मंदिर में प्रवेश करेंगे। पुरी के बाद आपको अहमदाबाद लेकर चलते हैं। बारिश के इस मौसम में भी अहमदाबाद में प्रभु जगन्नाथ के भक्त भारी संख्या में भगवान से आशीर्वाद लेने पहुंचे। अहमदाबाद में खुद सीएम भूपेंद्र पटेल भगवान का रथ खींचते नजर आए। रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मंगला आरती में शामिल हुए। यात्रा में संदेशों वाली झांकियां भी शामिल है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 30,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। 15 एसआरपीएफ, 9 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी सुरक्षा में तैनात की गई। पीएम मोदी कल देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देंगे। पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी। जिंद से सोनीपत के बीच 5 स्टेशन होंगे: पांडु, पिंडारा, गोहाना, लाठ और मोहाना। जिंद से सोनीपत के बीच 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में पूरी होगी। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेन बिल्कुल पर्यावरण के अनुकूल है, यानी इसमें डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा। 10 डिब्बों वाली इस ट्रेन में 8 यात्री डिब्बे और 2 पावर कार
यानी इंजन का डिब्बा होगा। ट्रेन की सामान्य रफ्तार करीब 75 किलोमीटर प्रति घंटे है और यात्री क्षमता करीब 2600 के आसपास है। इसे चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया है। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने जीवन की पहली अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर अमेरिका ने ईरान पर बरसाए 7 घंटे तक नॉन स्टॉप बम। अमेरिका और ईरान के बीच भड़का युद्ध अब और ज्यादा अग्रेसिव होता दिख रहा है। ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने समुद्री नाकेबंदी लागू करने के बाद ईरान के सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस ग्रेटर टुनब आइलैंड पर करीब भीषण हवाई हमले किए। अमेरिका ने इस हवाई हमले में ईरान के तटीय सुरक्षा तंत्र और क्रूज मिसाइल ठिकानों को पूरी तरह से तबाह किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ग्रेटर टुनब आइलैंड के अलावा ईरान के साउथ पोर्ट सिटी, बंदर अब्बास, शहर अहवाज और चाबहार में भी भीषण हवाई हमले जारी किए। अमेरिकी सेना ने खाली तेल टैंकरों पर भी किया हमला। मिडिल ईस्ट में तनाव फिर से चरम पर है। अमेरिकी सेना ने अरब की खाड़ी में ईरान की ओर बढ़ रहे एक तेल टैंकर पर हेलफायर मिसाइल दागकर उसे बीच समुद्र में ही रोक दिया। ये कार्रवाई अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ की गई नई समुद्री नाकेबंदी का हिस्सा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कुआराकाओ के झंडे वाला कमर्शियल जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से होता हुआ ईरान के खार्ग आइलैंड की तरफ जा रहा था। अमेरिकी सेना ने इस जहाज को रोकने की चेतावनी दी, लेकिन जब जहाज ने नाकाबंदी के नियमों का उल्लंघन जारी रखा तब इस पर मिसाइलें दागी गई। अमेरिकी हमलों का ईरान पर भी भरपूर जवाब दे रहा है। ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सेना के ठिकानों पर आज भी जोरदार हमला किया। इस हमले में ईरान के जॉर्डन में अमेरिका की कम्युनिकेशन सिस्टम और फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को पूरी तरह से तबाह किया। कुवैत में ईरान में अमेरिकी हमलों के जवाब में एयर स्ट्राइक की। इसके अलावा बहरीन में अमेरिका बेस में ईरान ने मिसाइलें दागी, जिसे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। अमेरिका ईरान में बढ़ते तनाव के बीच अब ईरान की लाल सागर बंद होने की धमकी। ईरान ने साफ कहा है कि अब अमेरिका के खिलाफ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर उसका कंट्रोल है। इस बीच ईरान ने एक और बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यह जंग अब सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रेड सी तक फैल गई है। इसका सीधा मतलब है कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो यमन में ईरान के सहयोगी हूती दुनिया के एक और अहम ग्लोबल शिपिंग रूट को निशाना बना सकते हैं। ईरान की इस चेतावनी के बाद ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और व्यापार पर खतरा मंडरा सकता है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के खिलाफ फिर से की कार्रवाई। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों को मार गिराया, लेकिन इन सब के बीच इजरायल ने लेबनान में सुलह को लेकर भी खबर आ रही है। इजरायली सेना ने कब्जे से लेबनान की जमीन छुड़वाने और हिजबुल्लाह से हथियार डलवाने को लेकर कवायद तेज कर दी है। अमेरिका की मध्यस्थता में रोम में 2 दिन चली बातचीत के बाद इजरायल और लेबनान ने साउथ लेबनान में पायलट जोन लागू करने की तरफ बड़ा कदम उठाया। इस जोन में इजरायली फौज हट जाएगी और कंट्रोल लेबनान आर्मी को सौंप दिया जाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक अगर बातचीत कामयाब रही तो आने वाले दिनों में इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है और लागू भी किया जा सकता है। इजरायल को बड़ा झटका। अमेरिकी सांसदों ने की फंडिंग कम करने की मांग। अमेरिका में इजरायल को दी जाने वाली करीब $3.3 अरब की सहायता राशि को लेकर
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मतभेद देखने को मिल रहा है। डेमोक्रेटिक सांसदों ने सहायता में कटौती के पक्ष में मतदान किया, जबकि रिपब्लिकन सांसद इसे बनाए रखने के पक्ष में हैं। डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफरीज ने नेतन्याहू की युद्ध रणनीति पर सवाल उठाए और मिडिल ईस्ट नीति में बदलाव की भी बात कही। इस मुद्दे को लेकर अमेरिका की राजनीति में हंगामा शुरू हो गया और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के आधे से ज्यादा डेमोक्रेटिक सांसदों ने इजरायल को दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती के पक्ष में मतदान किया। ब्राजील पर टैरिफ लगाएगा अमेरिका। 25% का टैरिफ लगाएगा। ट्रंप प्रशासन का यह फैसला 22 जुलाई से लागू होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला और उनकी सरकार ने अमेरिका के साथ अच्छी नीयत से बातचीत नहीं की। रूबियो ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राजील से आने वाले अधिकांश उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का निर्देश दिया है। रशिया के सोची शहर में बुधवार को भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बन गई। तेज बारिश से बुजुकू नदी उफान पर आ गई, जिससे रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और चारों तरफ गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आई। पहाड़ से आए मलबे से एक सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया। इससे भी पानी भरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सोशल मीडिया पर रशिया में आई बाढ़ का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सड़कों पर कीचड़ और मलबा फैला हुआ है और पूरी तरह से गाड़ियां डूबी हुई दिख रही है। कनाडा के टोरंटो में जंगल की आग हुई बेकाबू। हजारों एकड़ का इलाका जलकर खाक हो गया। आग के धुएं ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है। नॉर्थ वेस्टर्न ओंटारियो में लगी वाइल्ड फायर से उठ रहा धुआं दक्षिणी ओंटारियो तक पहुंच गया, जिसके कारण शहर की हवा गुणवत्ता बेहद खराब हो गई। एनवायरमेंट कनाडा ने टोरंटो के लिए एयर क्वालिटी वार्निंग को बढ़ाकर ऑरेंज लेबल कर दिया है। कनाडा के जंगल में लगी आग ने ट्रेन का डिब्बा आग की लपटों में घिरता हुआ दिखा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद अब कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि भीषण आग के बीच ट्रेन के अंदर से वीडियो बनाया गया है। वीडियो में ट्रेन का डिब्बा चारों तरफ से आग की लपटों में घिरा दिख रहा है। घटना के बाद कैनेडियन नेशनल रेलवे ने कहा कि ट्रेन में मौजूद सभी कर्मचारी पूरी तरह से सुरक्षित बाहर निकाले गए और एहतियात के तौर पर उस इलाके में रेल सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई है। फीफा वर्ल्ड कप 26 के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर लगातार दूसरे विश्व कप फाइनल में जगह बना ली। इंग्लैंड ने पहली बढ़त बनाई, लेकिन मैच के अंतिम मिनटों में एंजो फर्नांडिस और लोतारो मार्टिनेज को गोलों ने मुकाबलों का रुख पलट दिया। लियोनेल मेसी ने दोनों गोलों में अहम भूमिकाएं निभाते हुए शानदार प्रदर्शन किया। अब 19 जुलाई को फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा, जबकि तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड और फ्रांस। और दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तीखी झड़पें भी देखने को मिली। मेसी और इंग्लैंड के जूड बेलिंगम के बीच मैदान पर हुई बहस भी सुर्खियों में रही। मैच के बाद अर्जेंटीना के कुछ खिलाड़ियों द्वारा लॉस माल्विनास सन अर्जेंटिनास लिखा बैनर दिखाने पर भी विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से चले आ रहे फॉकलैंड्स माल्विनास से विवाद जुड़ा है। इस मामले पर फीफा की जांच की संभावनाएं जताई जा रही है। आईसीसी ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप और 2028 टी20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बड़े बदलाव किए। 2027 वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमें हिस्सा लेंगी और नॉकआउट से पहले सुपर सीरीज तथा सुपर 7 राउंड खेले जाएंगे। 2027 वनडे विश्व कप की मेजबानी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से करेंगे। वहीं 2028 टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 की जगह सुपर 10 होगा, जिसमें 5-5 टीमों के 2 ग्रुप होंगे। इसके अलावा आईपीएल की तर्ज पर एलिमिनेटर और प्ले ऑफ सिस्टम भी लागू किया जाएगा। आईसीसी का कहना है कि इन बदलाव का मकसद टूर्नामेंट को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाना और औपचारिक मुकाबलों की संख्या कम करना है।
मुंबई इंडियंस में बड़ा बदलाव संभव। दरअसल आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस में अगले सीजन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जसप्रीत बुमराह को टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है, जबकि मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या और टीम में शामिल एक और पूर्व भारतीय कप्तान के ट्रेड होने की भी चर्चा है। इसके अलावा हेड कोच महिला जयवर्धन ने समेत कोचिंग स्टाफ पर में भी बदलाव पर विचार किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इन सभी मुद्दों पर अगले हफ्ते इंग्लैंड में होने वाली रिव्यू मीटिंग में अंतिम फैसला लिया जाएगा। मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन पिछले 5 सीजन में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और टीम ने अपना आखिरी आईपीएल खिताब 2020 में जीता था। हालांकि इन बदलावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 26 में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। युवा शटलर आयुषी शेट्टी और उन्नति हुडा कड़े मुकाबले के बाद हार कर बाहर हो गए, जबकि लक्ष्य सेन को सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा। तीनों भारतीय खिलाड़ी पहले दौर में ही बाहर हो गए, जो अगले महीने भारत में होने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पहले चिंता का विषय माना जा रहा है। अब भारतीय उम्मीदें पीवी सिंधु और मिश्रित युगल जोड़ी ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो पर टिकी है। सिंधु का सामना चाइना की 5वीं वरीयता प्राप्त हुई यूई से होगा, जबकि ध्रुव तनिषा की जोड़ी शीर्ष वरीयता प्राप्त फैन यांग जियुआंग जोंगपिंग से भिड़ेगी। धमाल 4 का बॉक्स ऑफिस पर धमाका। अजय देवगन की मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। मिक्स रिव्यू मिलने के बावजूद फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। रिलीज के पहले हफ्ते में फिल्म की कमाई लगातार मजबूत बनी हुई है और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसका नेट कलेक्शन करीब 90 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। वहीं दुनिया भर में 120 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है फिल्म। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीकडेज में भी फिल्म ने अच्छी पकड़ बनाई, जिससे आने वाले दिनों में इसके 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने की भी उम्मीदें बढ़ गई है। फहाद फासिल ने ठुकराया टॉम क्रूज की डिगर फिल्म का मौका। दरअसल टॉम क्रूज की मोस्ट अवेटेड फिल्म डिगर का ट्रेलर रिलीज होने के बाद एक बड़ा खुलासा चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में रिज अहमद का किरदार पहले मलयालम स्टार फहाद फासिल को ऑफर किया गया था। हालांकि फहाद ने ये रोल ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें करीब 4 महीने अमेरिका में रहना पड़ता, किरदार के लिए एक्सेंट ट्रेनिंग करनी होती और इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं मिल रहा था। इसके बाद ये रोल रिज अहमद को मिला। वहीं कॉमेडियन वीर दास ने भी खुलासा किया कि उन्होंने भी इसी रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन तय नहीं हुआ पाए। रणबीर कपूर और नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म रामायण के ट्रेलर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी ने फिल्म ट्रेलर को यू सर्टिफिकेट दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेलर 24 जुलाई 2026 को रिलीज किया जाएगा। सीबीएफसी की सर्टिफिकेशन डिटेल्स के अनुसार ट्रेलर के 2 वर्जन पास किए गए हैं। एक की अवधि 4 मिनट 15 सेकंड है, जबकि दूसरा 4 मिनट का है। दोनों ट्रेलर को यू सर्टिफिकेट मिला है। हालांकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कौन सा वर्जन रिलीज होगा, इस पर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। और इसी के साथ फिलहाल खबरें फटाफट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।